हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएंगे भाई सभी दोस्त। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट को शो कर दीजिए एक बार। उत्तम मिश्रा गुड मॉर्निंग। इनोसेंट बॉय गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे। सपना गुप्ता, अतुल कुमार, हिमांशु यादव, पीयूष, रानी, वैभव दुबे, कुलदीप कुमार, सोनू, विवेक, ओम यादव, चौरसिया जी, दीपक कुशवाहा, सभी बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। सुधांशु वर्मा, आदित्य पटेल, विवेक, राज गौरव, पवन बघेल, अक्षय कुमार, राम आशीष। चलिए सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी से आ जाएंगे सब बच्चे। दुर्गेश यादव। चलिए तो सबसे पहले एक बार ये बता देंगे, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो जीटेक पॉली पर फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किए हैं? इससे पहले जीटेक पॉली ऐप पर वो नहीं पढ़ रहे थे। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, एप्लीकेशन पर जो बच्चे पहली बार आए हैं, एक बारी वो बच्चे अपना थम्स अप कर देंगे इस तरह से। कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो जीटेक पॉली ऐप पर फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास लेने, पहली बार पढ़ रहे हैं जीटेक पॉली पर एप्लीकेशन पर? एक बारी इस तरह से कर देना है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। विवेक कुमार, विवेक वर्मा है, राज हैं, ओम यादव हैं, श्रीष मिश्रा, हर्ष कुमार, आदित्य, आलोक, पनौती द किंग, बेटा नाम चेंज करा लेना है, राम आशीष। चलिए बहुत बढ़िया, अंजनी, बहुत बच्चे हैं। नहीं चलिए पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को बच्चों मैं बता देना चाहता हूं, चाहे पुराने बच्चे हों आप या नए बच्चे हों, आपकी सारी ही क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव होंगी। शेड्यूल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। आपके कोर्स के अंदर भी इंडिविजुअल सिविल का 5th सेम का जो शेड्यूल है अलग से डलवा दिया जाएगा। कौन सी क्लास किस टाइम पर होगी, किस दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लास है, अपने टाइम टेबल के आधार पर आपको क्लासेस अटेंड करनी है। क्लास में सब कुछ ध्यान से समझना है, समझने पर फोकस करना है। सिर्फ एक रफ नोट्स लेके बैठिएगा, फेयर नहीं, रफ नोट्स लेके बैठिएगा। उन रफ नोट्स में आपको जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने की नीड है, सबको सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ, ताकि ऐसा लगे जैसे हम ट्यूशन पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्ड फेयर कॉपी कोई नहीं बनाएगा क्लास के साथ में, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उससे देख करके बाद में बना लीजिएगा। इसके दो बड़े बेनिफिट होंगे। एक तो क्लास के साथ साथ जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, समझने पर ज्यादा फोकस करना है। जो थ्योरी पार्ट है उसको याद करने पर फोकस करना है, फॉर्मूले वाला पार्ट है उसको याद करने पर फोकस करना है। तो ये सारे काम करने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जब आप दोबारा पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। प्लस जब आप नोट्स बना रहे होंगे, अगर आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है तो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउट को। इसके अलावा लाइव में जब आप लोग लिखने पर फोकस करेंगे बच्चों तो समझने पर फोकस कम हो जाएगा आपका, इसीलिए पूरा फोकस समझने पर होना चाहिए, ताकि आपको डाउट आए तो साथ के साथ पूछ सकें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फेयर मत बनाइएगा, अभी आप समझिएगा चीजों को अच्छे तरीके से। रफ कॉपी ले सकते हैं ताकि कोई भी चीज सॉल्व करके देख रहे हैं, कोई डाउट बन रहा तो पूछ सके उसके लिए। ठीक है, फेयर बाद में पीडीएफ से देख के बना लीजिएगा। हर एक लेक्चर का लेक्चर वाइज पीडीएफ आप सभी को जरूर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को शेड्यूल में बताया गया था कि सुबह को 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, जिसमें स्टार्टिंग के 3 दिन हमने सर्विस सेकंड रखा था और बाद के 3 दिन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रखा है। ठीक है, और शाम को 9 बजे आपकी सॉइल की क्लास होगी। 3 सब्जेक्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आज थर्सडे है, सुबह के 9 बजे की जो क्लास है आपकी वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की होने वाली है। क्योंकि पहला दिन है और किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के अंदर कितना कुछ आपको पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है, क्या कंटेंट रहेगा, इन सब पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने ध्यान देंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल नया सिलेबस पढ़ेंगे। आपका नया सिलेबस किसका पढ़ेंगे भाई? हम यूपीबीटी का नया सिलेबस पढ़ेंगे। कौन से सेमेस्टर का बच्चों? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर का, 5वें सेमेस्टर का नया बिल्कुल सिलेबस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस पे समझने पर फोकस करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले 5वें सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको हम WWE कह देते हैं, WWWE। ये सब्जेक्ट अब से कुछ साल पहले पीएचई के नाम से फेमस था, यानी पीएचई के नाम से ही आपके सिलेबस में हुआ करता था पहले, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से। अब इसका नाम चेंज करके वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कर दिया गया है। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं भाई, इस सब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट एसएससी जेई तक में पूछा जाता है। एसएससी जेई का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट लिखा होता है। आपकी डिप्लोमा में उस सब्जेक्ट का नाम है WWE। तो ये सब्जेक्ट आपका एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। समझ पा रहे हैं भाई सभी बच्चे? बोलिए, ये चीज सभी को क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे हम बात करें, दूसरा सब्जेक्ट है आपका आरबीटी, रेलवे ब्रिज एंड टनल्स। तो रेलवे ब्रिज एंड टनल्स जो सब्जेक्ट है आरबीटी, इनमें से बच्चों रेलवे वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट भाई? जो रेलवे वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये एसएससी जेई में भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि एसएससी जेई में पूछा जाता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करके जेई में एक सब्जेक्ट आता है, उसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग रहता है एसएससी जेई में। तो उसमें हाईवे ऑलरेडी आप 4th सेम में पढ़ के आ चुके हैं, रेलवे वाला पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जो कि जेई में भी पूछा जाता है। इसके अलावा ब्रिज और टनल भी हम पढ़ेंगे। ब्रिज और टनल एसएससी जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन रेलवे वाले पार्ट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट आप सबको समझ में आ गए भाई? ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें और सब्जेक्ट के बारे में, तो तीसरा सब्जेक्ट आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रहने वाला है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है बच्चों, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका। ये जेई वगैरह में नहीं आता, सिर्फ डिप्लोमा तक सीमित है। बाकी जनरल लाइफ में थोड़ा इसका यूज है, ताकि आप भूकंप आने पर खुद के बचाव के उपाय यहाँ पर सीख पाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जनरल लाइफ के हिसाब से इंपोर्टेंट रहेंगी, बाकी सिर्फ डिप्लोमा तक सीमित रहेगा आपका ये सब्जेक्ट। टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, और आज के इस लेक्चर में हम इसी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को ही स्टार्ट करने वाले हैं। 3 सब्जेक्ट आपके ये हो गए भाई। अगर हम चौथे सब्जेक्ट की बात करें, चौथा सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग।
फिफ्थ सेमेस्टर का सिविल, फिफ्थ सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सब्जेक्ट कोई है तो यही सब्जेक्ट है। ये भाई एसएससी जेई में भी आता है, और नॉट ओनली एसएससी जेई बट ऑल्सो जितने भी जेई एग्जाम्स होते हैं सभी में सॉइल मैकेनिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है जेई एग्जाम्स में भी ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें डिप्लोमा तो पढ़ना ही है, साथ साथ इस चीज पर भी फोकस करना है कि फ्यूचर में अगर हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसके हिसाब से भी चीजों को एक्स्ट्रा लेवल पर समझते चलेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहेगा, इसीलिए इसकी क्लासेस पूरे वीक लगातार चला करेंगे। ये आपका शाम को 9 बजे सेशन हुआ करेगा, अभी से आज शाम को 9 बजे इसकी क्लास होगी आपकी, सभी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है बच्चों, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सब्जेक्ट आपका सर्वे सेकंड आता है। सर्वे सेकंड भी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएससी जेई में केवल सर्वेइंग के नाम से सब्जेक्ट है, सर्वे फर्स्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में, और सर्वे सेकंड यहाँ पर पढ़ेंगे आप। सर्वे सेकंड में मोस्ट ऑफ द थ्योरी है, एक चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल है, बाकी सब थ्योरी है इसमें। ठीक है, तो थ्योरी का वेटेज लगभग 80%, 20% न्यूमेरिकल आएंगे इसमें, और इसमें भी ऐसे ही है सेम 80% थ्योरी 20% न्यूमेरिकल, इन दोनों में थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों है। ठीक है, लास्ट सब्जेक्ट की बात करें तो लास्ट सब्जेक्ट आपका ड्राइंग है बच्चों, जिसमें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग है और इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग है। दो पार्ट में इसमें आपको ड्राइंग पढ़ना होगा। टोटल 12 चैप्टर है, 6 चैप्टर दोनों से है, 6 चैप्टर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग से और 6 चैप्टर आपके इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। ठीक है, यस प्रजापति कह रहे हैं डाउट सेशन होगा। बेटा लाइव क्लास के बाद कौन सा डाउट सेशन होता है? लाइव क्लास में जो भी आपको डाउट है तुरंत पूछिएगा आप। डाउट सेशन तब होते हैं ना जब कोर्स रिकॉर्डेड हो। क्या आपको लगता है कोई डाउट रहेगा लाइव पढ़ने के बाद? तो रहता है तो साथ साथ पूछो ना भाई, साथ साथ पूछा करें आप। ठीक है, नहीं भर सकते आरआरबी जेई बेटा, आप लोग नहीं भर सकते, आरआरबी जेई नहीं भर सकते आप लोग। ठीक है, तो ये बेटा सब्जेक्ट हो गए आपके, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के नाम सभी बच्चों को समझ में आ गए। फिलहाल हम आज कौन सा स्टार्ट करेंगे? अर्थक्वेक इंजीनियरिंग शुरू करने जा रहे हैं। सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, जहां पर लिखने वाली चीजें आएंगी लिख के बताई जाएंगी। फिलहाल अभी हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे? इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आएगा आपका उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सीस्मोलॉजी। देखिए सिलेबस अगर आप ऑफिशियल देखेंगे ना बीटीयूपी की वेबसाइट पर तो टोटली इंग्लिश में है, बट घबराना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर सिलेबस तो इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, बट अंदर का जितना कंटेंट पढ़ेंगे ना वो सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगी। ठीक है भाई, चलिए ड्राइंग चलेगा या नहीं? सब चलेगा। फिलहाल अभी के शेड्यूल में लगभग 45 से 50 दिन तक आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे पहले, जिसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बता दिया आपका सुबह को 9 बजे से है, यानी थर्सडे से और सैटरडे तक, और मंडे से वेडनेसडे तक आपका सर्वे सेकंड है। 2 सब्जेक्ट हो गए जो सुबह को 9 बजे टाइमिंग है। शाम को 9 बजे जो आपकी क्लास होगी बच्चों, वो क्लास रहेगी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो 3 सब्जेक्ट पहले शेड्यूल में आपके चलेंगे, जब ये तीनों कवर हो जाएंगे फिर दूसरे शेड्यूल में अगले 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे। बाकी ड्राइंग को बीच में शुरू करवा देंगे, क्योंकि ड्राइंग रिकॉर्डेड रहेगा, ड्राइंग में बना के दिखाना होता है ना ड्राइंग शीट पे, इसीलिए उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। अभी दोबारा ये डाउट मत पूछिएगा। एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सीस्मोलॉजी पहला चैप्टर भाई आपका। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा बच्चे आपका यहाँ पर वो आएगा अर्थक्वेक परफॉर्मेंस, है ना। अर्थक्वेक परफॉर्मेंस सेकंड चैप्टर रहेगा। टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर के अंदर क्या क्या रहेगा वो भी समझेंगे। 2 चैप्टर आप सभी को समझ में आ गए भाई कौन कौन से हैं। बात करें तीसरे चैप्टर की तो थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन, यानी कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं मान लो, तो वो बिल्डिंग आपकी भूकंप प्रतिरोधी कैसे बने, उसका डिजाइन कैसे करें कि भूकंप का विरोध कर पाए, तो वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन के अंदर। ठीक है, इसके बाद चौथे चैप्टर में आपको सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया, भाई भारत में कौन कौन से जोन है सीस्मिक जोन, है ना। भूकंप जो है कहीं पे ज्यादा आता है कहीं पे कम आता है, तो अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है ना, सीस्मिक जोन बन जाते हैं अलग अलग। जिस एरिया में ज्यादा भूकंप आता है उसका जोन अलग हो गया, जहां पे कम आता है उसका जोन अलग हो गया। तो जितने सीस्मिक जोन है इंडिया में उन सबके बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। समझ पा रहे हैं बच्चों? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं चौथे चैप्टर के बारे में। 5वां चैप्टर आपका रिट्रोफिटिंग के बारे में पढ़ना होगा आपको, रेट्रोफिटिंग। ठीक है, रेट्रोफिटिंग पढ़ेंगे 5वें में। छठा चैप्टर जो रहेगा इसमें आपको प्रोविजन पढ़ने हैं। प्रोविजन मतलब क्या भाई? प्रावधान है किस चीज के लिए? रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन मैसनरी एंड आरसीसी कंस्ट्रक्शन। जो आपकी भाई चिनाई वाली कंस्ट्रक्शन कार्य होते हैं और जो आरसीसी के कंस्ट्रक्शन कार्य होते हैं उसमें रेनफोर्समेंट का प्रोविजन क्या है। ये अपने आरसीसी में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा कि हम किसी भी आरसीसी कंस्ट्रक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसके क्या प्रोविजन है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, है ना। बेटा भूकंप से किसी भी संरचना को बचाने के लिए हमें उस संरचना में ना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो उस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोविजन दिए जाते हैं, कुछ प्रावधान दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही सभी प्रोविजन पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट का, है ना। इनकी डिटेलिंग करेंगे मैसनरी और आरसीसी कंस्ट्रक्शन में। 6 चैप्टर हो गए। 7वें चैप्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 7वां जो चैप्टर बच्चों आपका वो रहेगा यहाँ पर अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या पढ़ेंगे भाई आप? भूकंप आने से पहले जो जो इसमें भाई वार्निंग्स होती है ना वो सब पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में। और 8वां चैप्टर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। 8वें चैप्टर का एक फायदा ये है कि आप लोगों ने ये जो 8वां चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपने अर्थ उसमें इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा और यहाँ अर्थक्वेक में भी पढ़ने को मिलेगा आपको ये डिजास्टर मैनेजमेंट। तो टोटल मिलाकर के बच्चों ये 8 चैप्टर आपके होते हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल? 8 चैप्टर हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, डेफिनेटली बताएंगे, थोड़ा सा फोकस करके सामने सिलेबस पहले समझ लीजिए। 8 चैप्टर सभी को समझ आ गए कौन कौन से भाई? 8 चैप्टर सभी को समझ में आ गए? क्लियर है? ठीक है, तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं सर बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा, बेटा बैक का ऑप्शन यहाँ क्यों आएगा? यहाँ बैक आती नहीं किसी बच्चे की, तो बैक का ऑप्शन क्यों आएगा? लगता है कहीं और से पढ़ के आए आप। बैक का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या बैक की बात कर रहे हैं? वीडियो बैक करने की कह रहे हैं क्या? अच्छा, वीडियो बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा। वीडियो बैक क्यों करना बच्चे? टाइम से क्लास ज्वाइन करिए ना, जो लेट आएंगे उनको पनिशमेंट है, ये वीडियो वापस नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए आप जहां से ज्वाइन करेंगे ना क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू होगी। अगर आप लेट आएंगे तो छूटेगा आपका शुरू, इसलिए टाइम से आएंगे, पंचुअलिटी बनी रहेगी इससे, इसलिए बैक का ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, वीडियो बैक का ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें जो पहला चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग सीस्मोलॉजी, इसमें क्या पढ़ना है भाई आपको? इसमें आपको जनरल फीचर्स पढ़ने हैं,
टेक्टोनिक ऑफ सीस्मिक रीजन्स। भाई सीस्मिक टेक्टोनिक ऑफ सीस्मिक रीजन्स के जनरल फीचर्स पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे भाई कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप के क्या कारण है, भूकंप के क्या कारण है, ठीक है, भूकंप के कारण यहाँ पर आपको समझने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। तीसरा टॉपिक आप यहाँ पर सीस्मिक वेव्स पढ़ेंगे, भूकंपीय तरंगें। जब कोई भूकंप आता है तो भाई वेव्स की फॉर्म में आता है, तरंगों के रूप में आता है, तो इसमें आप यहाँ पर पी वेव्स पढ़ेंगे, प्राइमरी वेव्स जिन्हें कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव पढ़ेंगे, है ना, लव वेव पढ़ेंगे आप इसमें। तो ये आपको सीस्मिक वेव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पहले चैप्टर में जो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आगे आपको अर्थक्वेक साइज के बारे में पढ़ना है। अर्थक्वेक साइज में क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें आप मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बिल्कुल पवन जी हिंदी आएगी, क्यों परेशान हो रहे हैं, ये सिर्फ ऑफिशियल वाला सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको इंग्लिश में दिखाया जा रहा है। बीटीयूपी की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, हिंदी में सिलेबस नहीं दिखाई देगा, इंग्लिश में ही होगा। बट आगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे ना, आज ही शुरू करेंगे पहला चैप्टर, इस पहले चैप्टर को मैं आपको जब शुरू कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको टॉपिक की फॉर्म में आप सभी को हिंदी में भी दिखाया जाएगा, मत परेशान होइए, है ना। पहला लेक्चर पहले ध्यान से सुनिए और समझिए, कमेंट्स को रोक दीजिए, अभी कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, सिर्फ सिलेबस समझाया जा रहा है। कमेंट पे ज्यादा फोकस अभी ना करें आप, जब जरूरत होगी वहां करिएगा कमेंट। समझ गए भाई कौन कौन से टॉपिक बताए। सबसे पहले जनरल फीचर्स देखेंगे टेक्टोनिक ऑफ सीस्मिक रीजन के। दूसरा अर्थक्वेक के कॉजेज पढ़ेंगे, कारण क्या होते हैं भूकंप के। तीसरा सीस्मिक वेव्स पढ़ेंगे, भूकंपीय तरंगें। चौथा अर्थक्वेक साइज पढ़ेंगे, भूकंप का साइज, जिसको हम इसके मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी की फॉर्म में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिमाण और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें एपी सेंटर, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगी, एपी सेंटर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एपी सेंटर के बाद फिर आप इसमें सीस्मोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, सीस्मोग्राफ, ठीक है भाई। इसके बाद अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन देखेंगे, भूकंप का जो क्लासिफिकेशन है। देन आफ्टर यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है आपको, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके बाद आगे आप इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, ये टोटल टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पर, लगभग 8 टॉपिक्स हैं पहले चैप्टर में। समझ के भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पहला हो गया जनरल फीचर्स, दूसरा हो गया कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, तीसरा सीस्मिक वेव्स, चौथा अर्थक्वेक साइज, पांचवा सीस्मोग्राफ, छठा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, सातवां प्लेट टेक्टोनिक और आठवां इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। टोटल 8 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग पहले चैप्टर से आपका भाई 14% वेटेज है इसका। 14% वेटेज का मतलब लगभग आपका ये 7 नंबर तक में आता है पहला चैप्टर। तो 5 से 10 नंबर आप लिख सकते हैं पहले चैप्टर से, कैरी होगा आपका कितना, 5 से 10 नंबर आएगा पहले चैप्टर से आपके पेपर में। समझ आ रहा है, टोटल 8 ही चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को ये पहले चैप्टर का आपका सिलेबस हो गया, समझ गए होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर आपका अर्थक्वेक परफॉर्मेंस। अर्थक्वेक परफॉर्मेंस में क्या क्या पढ़ना है बेटा, ये सिर्फ सिलेबस ही नहीं चल रहा, आगे पढ़ाऊंगा भी आज मैं, पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर इसी क्लास में पहला चैप्टर स्टार्ट भी होगा, इसलिए किसी को जाना नहीं है, बने रहिएगा, ठीक है, ताकि इन सबकी हिंदी भी आपको समझ में आए। आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे चीजों को। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर में भाई आपको क्या पढ़ना है, परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड मोड ऑफ फेलियर। यानी यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है भाई, एक तो आपको परफॉर्मेंस पढ़ना है, किसी भी बिल्डिंग के जो परफॉर्मेंस है भूकंप आते समय, भूकंप जब आ गया तो भूकंप के दौरान किसी भी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग कैसे परफॉर्म कर रही है, भूकंप के जो वेव्स है उनको वो झेल पा रही है या नहीं, या फिर भूकंप की वजह से वो पूरी तरह से डैमेज हो जा रही है, या क्रैक्स डेवलप हो जा रहे हैं, या कोलैप्स हो जा रही है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि बिल्डिंग का क्या परफॉर्मेंस रहेगा भूकंप आने पर। और यहाँ पर फेलियर पढ़ेंगे, किस किस तरह के फेलियर आएंगे आपकी बिल्डिंग में। अगर हम फेलियर की बात करें तो सबसे पहला फेलियर आप पढ़ेंगे इसमें आउट ऑफ प्लेन फेलियर। आउट ऑफ प्लेन फेलियर पहला फेलियर आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद दूसरा फेलियर आप इसमें पढ़ेंगे इन प्लेन फेलियर, एक आउट प्लेन फेलियर, एक इन प्लेन फेलियर, दूसरा फेलियर हो गया भाई। तीसरा फेलियर आपका डायाफ्राम फेलियर आएगा, डायाफ्राम फेलियर। चौथा फेलियर यहाँ पर आपका कनेक्शन फेलियर आएगा, है ना, कनेक्शन जो जॉइंट होते हैं ना वो फेल हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो आएगा आपका नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फेलियर। तो ये सारे के सारे फेलियर होते हैं भूकंप आने की वजह से किसी भी बिल्डिंग में, तो वे सभी फेलियर्स आप सबको पढ़ने होंगे। सौरभ कुमार जी समझ में नहीं आता, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया ये ऑफिशियल सिलेबस है ना, इसलिए इंग्लिश में समझाया जा रहा है, कंटेंट सारा बिल्कुल हिंदी में भी रहेगा। दोबारा मत करो इस कमेंट को बार बार, वेबसाइट खोल कर देखिए। आपने फाइनल ईयर में आ गए, आप लोग कहाँ पढ़ते थे बेटा आपसे पहले, फाइनल ईयर में आ गए, जब भी आप नए सेमेस्टर में एंटर करते हैं पहले ऑफिशियल सिलेबस चेक करते हैं आप, वेबसाइट पर सिलेबस देखेंगे तो इंग्लिश में ही होता है। अब इनको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब हिंदी में लिखा मिलेगा आपको, पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको वेबसाइट वाला ऑफिशियल सिलेबस समझा रहा हूँ, बस यहाँ टाइपिंग फॉर्म में आ गया है, समझ रहे हैं, तो हिंदी में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, बार बार एक ही चीज मत पूछो। दूसरे चैप्टर में भाई आपको क्या क्या पढ़ना था, एक तो बिल्डिंग के परफॉर्मेंस को पढ़ना है कि भूकंप के दौरान कोई बिल्डिंग कैसे परफॉर्म करेगी। दूसरा इसमें मोड ऑफ फेलियर पढ़ना है, किस किस तरह के फेलियर आएंगे, जिसमें आपको आउट प्लेन फेलियर, इन प्लेन फेलियर, डायाफ्राम फेलियर, कनेक्शन फेलियर, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फेलियर, ये सब आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। फेलियर के बाद आगे आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आपको पढ़ना होगा सेकंड चैप्टर में ही। इसके बाद फंडामेंटल टाइम पीरियड पढ़ेंगे, फंडामेंटल टाइम पीरियड पढ़ेंगे भाई। देन आफ्टर आप यहाँ पर मोड शेप पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एक तो बिल्डिंग का परफॉर्मेंस हो गया, दूसरा मोड ऑफ फेलियर, है ना, इतने तरह के फेलियर थे ये सभी, यहाँ तक 1 2 3 4 5 प्रकार के फेलियर पढ़ने हैं यहाँ पर। इसके बाद तीसरा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, चौथा टॉपिक फंडामेंटल टाइम पीरियड, और पांचवा मोड शेप्स। तो यहाँ पर ये टोटल 5 टॉपिक्स आपके सेकंड चैप्टर में रहने वाले हैं। बात करें थर्ड चैप्टर की भाई, तो थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन, तीसरे चैप्टर का नाम। यानी क्या हो गया, ये जो भूकंप प्रतिरोधी आप अभिकल्पन करेंगे ना, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, भूकंप प्रतिरोधी अभिकल्पन के बारे में। इसमें क्या पढ़ना होगा आपको, कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ेंगे। स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड में क्या आ जाएगा, जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन आप करेंगे ना, तो वो किस तरह से डिजाइन करेंगे, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन मेथड्स आएंगे, उन्हें आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर
वाइल यानी कि आप यहाँ पर कुछ टिप्स पढ़ेंगे और प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? टू बी ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व किए जाएंगे किसके लिए? प्लानिंग के लिए, है ना, डिजाइनिंग, इसके अलावा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। समझ रहे हैं? तो किस किस के बारे में टिप्स और प्रिकॉशंस आपको देखने हैं भाई? टिप्स और प्रिकॉशंस देखने आपको प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई सभी बच्चों को भाई? क्लियर? तो तीसरे चैप्टर में आपके ये टॉपिक्स है। तीसरा चैप्टर छोटा है थोड़ा सा, जिसमें स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ने हैं, टिप्स और प्रिकॉशंस पढ़ने हैं, प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। ये कंस्ट्रक्शन किस तरह का है? जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर था। चौथे चैप्टर की अगर हम आगे बात करें भाई, फोर्थ चैप्टर जिसमें सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया है, इस फोर्थ चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ इतना सा सिलेबस है इसका, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है टू सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया, प्रोविजन गिवन बाई आईएएस 1893-2002 के पार्ट 1। यानी कि यहाँ पर आपको बच्चों इसके कुछ प्रोविजन पढ़ने हैं। किसके? ये कोड है आईएएस कोड 1893-2002 का पार्ट 1। इस कोड के कुछ प्रोविजन पढ़ने होंगे आपको। ये प्रोविजन किसके लिए है? सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया के लिए, है ना। सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस हैं, जो कि आईएएस 1893-2002 के पार्ट 1 के द्वारा दिए गए थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है इसका। ठीक है, इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग पढ़ेंगे, बेस शियर कैलकुलेशन भी आप पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। चौथे चैप्टर का सिर्फ इतना सा सिलेबस है। पांचवें चैप्टर की अगर हम बात करें भाई, पांचवें चैप्टर का नाम है रिट्रोफिटिंग। रिट्रोफिटिंग में सिर्फ ये इतना सा सिलेबस है, जिसमें सीस्मिक प्रोविजन ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड रिट्रोफिटिंग मेजर फॉर ट्रेडिशनली बिल्ट कंस्ट्रक्शन, ये आपको पढ़ना होगा इसमें। यानी इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी बिल्डिंग है भाई, अगर आप उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्ट्रेंथिंग और रिट्रोफिटिंग के लिए जो सीस्मिक प्रोविजन है, जो भूकंप के लिए प्रावधान है, वो सब आप इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मेजर्स भी पढ़ेंगे आप इसमें ट्रेडिशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। ठीक, इसके बाद अगले चैप्टर की बात करें भाई, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है आपका प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के प्रोविजन देखेंगे मेसनरी और आरसीसी कंस्ट्रक्शन में। तो ये जो आपको देखना है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन मेसनरी एंड आरसीसी कंस्ट्रक्शन, ये किसके आधार पर देखना है? एज पर आईएएस 13920 एंड आईएएस 4326, इन दोनों आईएएस कोड के आधार पर आपको प्रोविजन देखने हैं रेनफोर्समेंट के। ये चैप्टर है बेटा आपका छठा चैप्टर। इतना सही सिलेबस है, सिर्फ इसमें प्रोविजन ही है केवल, और कुछ नहीं है। सातवें चैप्टर की अगर हम बात करें भाई, जिसका नाम है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें क्या पढ़ना है बच्चों आपको? इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, केवल आपको इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। इतना सही सिलेबस है सातवें चैप्टर का, इसमें सिर्फ इतना सही है, इससे ज्यादा नहीं है सातवें चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आठवां, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें बच्चों, इसमें थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ये इंपोर्टेंट भी है ना। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले आपको डिजास्टर रेस्क्यू पढ़ना होगा, है ना। डिजास्टर रेस्क्यू, रेस्क्यू तो जानते हैं आप? हाँ जी बेटा, इसमें 2-3 चैप्टर काफी छोटे हैं, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। डिजास्टर रेस्क्यू, है ना, आपदा से बचाव जो होते हैं उन्हें पढ़ना होगा आपको, आपदा बचाव, है ना। इसमें आपको कौन सा पढ़ना है? साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू पढ़ना है। रेस्क्यू मतलब बचाव, रेस्क्यू वर्कर्स पढ़ना है ना। इसके अलावा आपको रेस्क्यू प्लान पढ़ना है, रेस्क्यू बाय स्टेप्स पढ़ना है इसमें, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स पढ़ने आपको इसमें, सेफ्टी इन रेस्क्यू ऑपरेशंस पढ़ना है इसमें, है ना, डेब्रिस क्लियरेंस पढ़ना है इसमें आपको, एंड आपको भाई यहाँ पर कैजुअलिटी मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस करना है। तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना है। हाँ जी, इन्वायरमेंट में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो ये तो आपका डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेबस हो गया 8 के 8 चैप्टर का। ठीक है, इतना कुछ आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना होगा। अब चूंकि सारे टर्म इंग्लिश में थे, इसलिए बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे। मैंने आपसे बेटा शुरू में ही कहा कि जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर किताबों के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे जो आपकी किताबों में होगा, क्योंकि किताबों में अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट दिया जाता है, और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर पूछा जाता है। इसलिए जो बीटी यूपी का ऑफिशियल सिलेबस है उसके आधार पर पढ़ाया जाएगा। कुछ किताबों में 9 चैप्टर दिए होंगे, कुछ में तो 10-11 दे रखे होंगे, कुछ में 6-7 ही होंगे, बट ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखेंगे बीटी यूपी की वेबसाइट पर, तो उसमें टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं। उन 8 चैप्टर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। किताबों में उसी को 9 चैप्टर में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया है ना। बाकी वास्तव में ये जो है, वास्तव में ये जो केवल 8 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक, अब इन 8 चैप्टर को हम किसी वे में पढ़ेंगे, तो एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे क्लियरली किस चैप्टर में कितना सिलेबस था, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चैप्टर से शुरू करते हैं पढ़ना। वेटेज आप देख लीजिए भाई, क्या वेटेज है आपके सब्जेक्ट्स का। 8 चैप्टर थे, ये 8 चैप्टर जो है आपके, पहला चैप्टर जो वेटेज रखता है यहाँ पर कितने, मतलब ये बेटा आपका सजेस्टेड वेटेज, एक तरह से सजेस्टेड वेटेज में कितना आएगा? 14% में लगभग आपका पहला चैप्टर है। 14% का मतलब क्या हो गया भाई? 14% का मतलब हो गया लगभग 7 नंबर में, टोटल 100% हो रहा है, और आपका पेपर आता है 50 नंबर का, यानी कि ये आपका लगभग 7 नंबर में पहला चैप्टर। तो शुरू के जो 5 चैप्टर है बच्चों, 5 चैप्टर ये 14% का वेटेज रखते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आपके लगभग 7-7 नंबर में है। 7-7 नंबर का मतलब है 5 से 10 नंबर में, लगभग 5 से 10 नंबर में आएंगे आपको। पहला चैप्टर भी 5 से 10 नंबर में, दूसरा भी 5 से 10 में, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। छठा 7वां चैप्टर बहुत छोटे थे दोनों चैप्टर, इसलिए देखिए छठा चैप्टर केवल 5 नंबर में पूछा जाता है, और 7वां चैप्टर तो मुश्किल से 2-3 नंबर में आएगा, बहुत छोटा चैप्टर था, केवल 7% इसका वेटेज है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो 8वां चैप्टर था, ये लगभग 13% वेटेज रखता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर छठे 7वें चैप्टर को छोड़ के बाकी सभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, क्योंकि लगभग इक्वल मार्क्स में पूछे जाएंगे, ये लगभग इक्वल मार्क्स में आएंगे। केवल छठा 7वां चैप्टर थोड़े कम मार्क्स में आएगा, बाकी सभी आपके लगभग बराबर मार्क्स में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ाई शुरू हो रही है भाई आपके सबसे पहले चैप्टर से। सिलेबस में ऑलरेडी आपको बता चुका था फर्स्ट चैप्टर का ये सिलेबस था आपका। पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, ये तो आपका अंग्रेजी वाला सिलेबस हो गया जो वेबसाइट पर दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें वो क्या क्या पढ़ेंगे इसकी बात कर लेते हैं।
बच्चों टॉपिक्स देखिए पहले चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भूकंप से शुरुआत करेंगे। किससे? भूकंप से। अर्थक्वेक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। भूकंप क्या होता है इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहला टॉपिक अभी दिख रहा है हिंदी, घबराना मत बच्चे, मैंने पहले ही कहा था आप सभी से कि जो भी यहाँ पर सिलेबस है ये ऑफिशियल वाला है, और हम जो यहाँ पढ़ेंगे इस ऑफिशियल वाले को ही अपनी भाषा में चेंज करके पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे भूकंप होता क्या है। हालांकि सिलेबस में नहीं दिया भूकंप क्या है यहाँ पर, लेकिन शुरुआत हम वहीं से करेंगे सबसे पहले कि भूकंप क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे? भूकंप पढ़ेंगे, भूकंप क्या होता है, ठीक। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा भूकंप के कारण। भूकंप के कारण अपने ऑफिशियल सिलेबस में भी था, ठीक है ना। तो भूकंप के कारण पढ़ेंगे भाई यहाँ पर, क्लियर। जो दूसरा टॉपिक अपना रहेगा कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक हो जाएगा, भूकंप के कारण। तीसरा जो भूकंप के कारण में भी मैं बता दूं कौन कौन से कारण हमें यहाँ पढ़ने होंगे। सबसे पहला कारण पढ़ेंगे यहाँ पर पटल संकुचन यानी प्लेट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम अर्थ जो है पृथ्वी जो है ना, अगर इस पृथ्वी को देखा तो लेयर बाय लेयर, भाई जमीन के नीचे अलग अलग लेयर्स है ना, तो अलग अलग लेयर्स हैं, तो इनको हमने एक तरह से प्लेट बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया? प्लेट बोल दिया। अब इनमें जब संकुचन होगा ना, संकुचन होगा तो संकुचन होने से भाई क्या होगा? कंप्रेशन होगा, तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, उसकी वजह से अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होंगी। वो जो वेव्स जनरेट होंगी उन्हीं से भूकंप उत्पन्न होगा। तो डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहला कारण हम यहाँ पढ़ेंगे प्लेट कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा पढ़ेंगे ज्वालामुखी मैग्मा, वोल्केनिक मैग्मा। वोल्केनिक मैग्मा, ज्वालामुखी मैग्मा की वजह से भी भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप का दूसरा कारण आप पढ़ेंगे ज्वालामुखी मैग्मा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर पढ़ेंगे भाई यहाँ पर प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तीसरा क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, सिलेबस में थी आपके ये, ठीक है। इसके बाद चौथा इसमें पढ़ेंगे आप जलाशय व सुरंग यानी रिजर्वोयर एंड टनल्स। भाई रिजर्वोयर और टनल्स की वजह से भी भूकंप आता है, चौथा कारण ये पढ़ेंगे। और पांचवा कारण पढ़ेंगे प्लेट सिद्धांत, जिसे प्लेट थ्योरी कहते हैं। तो ये प्लेट थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे ना, जो आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस में इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी सबसे लास्ट में दे रखा है। अगर आप सही से देखेंगे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहां दिया बच्चों? आपको सबसे लास्ट में रहा, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो ऑफिशियल सिलेबस का कोई सिस्टमिक वे नहीं है, उसमें सिस्टमिक वे में चीजें नहीं है। हालांकि जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है ये अर्थक्वेक का एक कॉज होता है, एक कारण होता है ना। और यहाँ पे कह दिया कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का एक कॉजेज होता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, यहाँ अलग से रख दिया गया। तो इसी को हम सिस्टमिक वे में अपने आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले भूकंप पढ़ेंगे, फिर भूकंप के कारण पढ़ेंगे। भूकंप के कारण में सबसे पहला कारण पढ़ेंगे प्लेट कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा वोल्केनिक मैग्मा, तीसरा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, चौथा यहाँ पर रिजर्वॉयर्स एंड टनल्स, और पांचवा पढ़ेंगे प्लेट सिद्धांत। ये 5 कारण आपको भूकंप के देखने होंगे। 2 टॉपिक सभी को क्लियर हो गए बच्चों। इसके बाद आगे तीसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टर्म आएंगे, कुछ टर्मोलॉजी डिस्कस करेंगे। इन टर्मोलॉजी में क्या क्या आएगा बच्चों? सबसे पहला टर्म हम फोकस और हाइपोसेंटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला टर्म क्या पढ़ेंगे? फोकस या फिर हाइपोसेंटर। एक ही मतलब होता है, फोकस कह लो आप या हाइपोसेंटर कह लो। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो भूकंप का ये बेटा उद्गम केंद्र होता है फोकस या हाइपोसेंटर। इसको बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे बढ़िया से आपको, ठीक है। तो एक टर्म ये पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टर्म है, ये आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं। कहता है ना टिप्पणी लिखी है तो टिप्पणी में ये सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा आएगा एपिसेंटर। एपिसेंटर आपको पूछा जाता है, ठीक है। एपिसेंटर आप पढ़ेंगे यहाँ पर। एपिसेंटर के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे फोकल डेप्थ के बारे में, फोकस गहराई जिसे कहेंगे, ठीक। पहला चैप्टर अच्छा खासा है बेटा, थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। पहले चैप्टर में आपको भूकंप पूरी तरह समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। ये सभी को समझ आ गया भाई 3 टॉपिक। मतलब पहला टॉपिक अर्थक्वेक था, दूसरा अर्थक्वेक के भूकंप के कारण हो गए, तीसरा कुछ टर्मोलॉजी है, लगभग 12 टर्म पढ़ेंगे छोटे छोटे, जिनमें पहला फोकस पढ़ेंगे, दूसरा एपिसेंटर, तीसरा फोकल डेप्थ, चौथा फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी। इसके बाद पांचवा जो पढ़ेंगे आप इसमें एपिसेंटर डिस्टेंस पढ़ेंगे, जैसे उत्केंद्र दूरी कहते हैं। छठा जो पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों आप, छठा सीस्मोग्राफ पढ़ेंगे। अब अगर ऑफिशियल सिलेबस में देखेंगे ना तो सीस्मोग्राफ दिया सिलेबस में आपके, और इसके अलावा एक एपिसेंटर, सिर्फ 2 ही चीज रखी थी, सीस्मोग्राफ और एपिसेंटर, 2 चीज आपको दी है सिलेबस में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे, एक तो ये एपिसेंटर दे रखा है आपको और दूसरा सीस्मोग्राफ, 2 चीज थी सिलेबस में सिर्फ। लेकिन हम इसकी जगह टोटल 12 टर्म पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी पूछ ले बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। आपके सिलेबस में 2 ही टर्म है, लेकिन मैं कितने टर्म पढ़ाऊंगा आपको इसमें? 12 टर्म। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आसान हो जाएंगी, बट जो इंपोर्टेंट रहेगा वो एपिसेंटर और सीस्मोग्राफ इंपोर्टेंट रहेगा। ऐसे ही इसमें आपको भाई प्लेट टेक्टोनिक था और आपका ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी था। तो जो प्लेट टेक्टोनिक और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है बच्चों, ये हमारे किसमें था? ये कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक के अंदर ही आ रहे थे। ये कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक के अंदर थे दोनों टॉपिक, है ना। तो हम यहाँ पर कारण के अंदर ही पढ़ लेंगे। तो मैंने इस पूरे सिलेबस को अपने लैंग्वेज में बड़े सिस्टमिक वे में लगा दिया, बचेगा कुछ नहीं। सीस्मिक वेव्स भी आगे देखिएगा आप अपने सिलेबस में है, जो मैं टॉपिक के नाम बता रहा हूँ इसमें, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक बता चीजें क्लियर होगी सब बच्चों को? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सीस्मोग्राफ हो गया छठा टर्म, ठीक। इसके बाद 7वां टर्म इसमें आप पढ़ेंगे बेटा सीस्मोग्राम। सीस्मोग्राफ अलग होता है, सीस्मोग्राम अलग होता है, दोनों टर्म को समझेंगे। 8वां टर्म यहाँ पर आप पढ़ेंगे भ्रंश या त्रुटि यानी फॉल्ट, फॉल्ट पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद 9वां टर्म पढ़ेंगे आप आइसोसीस्मल्स यानी समभूकंपीय रेखाएं, समभूकंपीय रेखाएं पढ़ेंगे। 10वां पढ़ेंगे रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय जिसे कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, है ना। 11वां टर्म रहेगा आपका लाइफलाइन, जीवन रेखा। और इसके बाद 12वां टर्म रहेगा डिप स्लिप फॉल्ट, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? और लास्ट टर्म यहाँ पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डिप स्लिप फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये सभी टर्म आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। टर्मोलॉजी में इतने सारे टर्म को डिफाइन करेंगे, 2-2, 3-3 लाइन की डेफिनेशन है छोटी छोटी, ठीक। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, चौथा टॉपिक आएगा सीस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगें। क्या आएगा भाई? भूकंपीय तरंगें।
भूकंपीय तरंगों के बाद इसमें कौन कौन सी तरंग पढ़ेंगे हम? इसमें प्राथमिक तरंगें पढ़ेंगे जिन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं, या शॉर्ट में पी तरंगें, प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स कह देते हैं। दूसरा इसमें आप सेकेंडरी वेव्स पढ़ेंगे, एस वेव्स। तीसरा लव वेव्स पढ़ेंगे और चौथा रिले वेव्स पढ़ेंगे। ये आपको 4 तरह की भूकंपीय तरंगें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है भाई, ये 4 तरह की आप भूकंपीय तरंगें पढ़ेंगे। तो जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में ना वो सब कुछ यहाँ मिलेगा, लेकिन एक सिस्टमिक वे में। जो मेरा वाला कंटेंट रहेगा वो आपको आपके ऑफिशियल सिलेबस से भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहेगा आपका लेक्चर। लेकिन पेपर के टाइम पे जब हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन सिर्फ उन्हीं टॉपिक का करेंगे जो ऑफिशियली आपके सिलेबस में है। एक्स्ट्रा टर्म क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी बीटीयूपी ना इन टर्म से भी फॉल्ट भी पूछा जाता है पेपर में, है ना, फॉल्ट से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। सीस्मोग्राफ के साथ कभी कभी सीस्मोग्राम दे देता है, इसलिए ये सब भी पढ़ेंगे जरूर, ताकि कोई बच्चा ये ना कह पाए आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है भाई, इसके बाद आगे 5वां टॉपिक आप पढ़ेंगे। देखो जो हम कह रहे थे ना अर्थक्वेक का साइज के अंदर मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट की बात कर रहे थे हम, तो मैग्नीट्यूड की और इंटेंसिटी की बात इसी में आ जाएगी। हम मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे अर्थक्वेक का, भूकंप का परिमाण और मापन। आगे फिर इसके बाद हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे अर्थक्वेक की, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, 7वां टॉपिक आपका इसमें पढ़ना होगा भूकंपों का पूर्वानुमान। ठीक है भाई, पूर्वानुमान लगाएंगे, हम कह देंगे भूकंपों के संलक्षण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थक्वेक। लास्ट टॉपिक इसमें आपका आ जाएगा सीस्मिक जोन इन इंडिया, हालांकि इसको तो एक अलग से चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपके 8 टॉपिक्स हो गए, टोटल 8 टॉपिक्स हो गए बच्चों। तो एक एक करके मैं टॉपिक्स को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। एक टॉपिक आज समझ लेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है, इसीलिए पहला टॉपिक मैं आज पढ़ा दूंगा आपको। तो अभी जो बच्चे हिंदी की डिमांड कर रहे थे सभी को क्लियर हो गया। अब एक बात कंफर्म करके मुझे बताएंगे कि ये वाला आपको सिलेबस देखने में ज्यादा अच्छा लगा जो बाइलैंग्वेज और सिस्टेमिक वे में है, या आपका अपना बीटी यूपी वाला सिलेबस? आप खुद बता दीजिए। मैंने यहाँ पर हेडिंग तक आपके टॉपिक्स के अंदर मेंशन कर दी किस टॉपिक में कौन कौन सी हेडिंग आएंगी, ताकि ओवरव्यू में ही आपको सारा कुछ याद हो जाए, और इसी के आधार पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये तो आपका ऑफिशियल वाला सिलेबस हो गया। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लगा जो अपने सिलेबस में ना सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया इसका वहां पर, और इसी को मैंने अपना सिस्टेमिक वे में रखा है टॉपिक की फॉर्म में। तो आज हम इसको पढ़ेंगे पहले ना। ठीक है भाई, बीटी यूपी बेटा आपको छोटा दिख रहा सिलेबस ये वाला इसलिए कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना इन्होंने हेडिंग मेंशन नहीं की। अब सीस्मिक वेव्स जब आप पढ़ेंगे तो सीस्मिक वेव्स एक थोड़ी होती है, 4 सीस्मिक वेव्स है। भूकंप के कारण जब पढ़ेंगे तो एक थोड़ी है भूकंप का कारण, 5 कारण है। तो मैंने यहाँ पर अपने वाले इस टॉपिक्स के अंदर इन सबके अंदर जो आएगा वो सब मेंशन कर दिया, ताकि आपको शुरुआत में पता रहे कि किस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या है। और ये जो आपको प्लेट टेक्टोनिक है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, ये सब भी आपका किसमें आएगा बच्चों? स्कॉजिस के अंदर ही रख दिया था मैंने उसको। जो साइज है यहाँ पर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी मैंने इसको अलग अलग करके दिखा दिया है तो सब वही। और जो आपका एपी सेंटर है और ये सीस्मोग्राफ है, ये सब हमने टर्मिनोलॉजी के अंदर रख दिया है। समझ पा रहे हैं? ताकि आपको ये पता रहे कि हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में भूकंप हम खत्म कर लेंगे, भूकंप होता क्या है। ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये वाला। तो आपको अपने नोट्स अगर बनाना चाहें आप तो यहाँ से शुरू करना, पहले चैप्टर फर्स्ट का नाम, फिर चैप्टर फर्स्ट के नाम के बाद उसके टॉपिक्स के नाम लिखेंगे आप। ठीक है, पहला टॉपिक भूकंप पढ़ेंगे, भूकंप लिखेंगे। चलिए भूकंप शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये सब बेटा हेडिंग है आपकी, ये याद करने में आसानी होगी आपको। ओवरव्यू पढ़ लेंगे, भूकंप के कारण बताइए, तो आप कारण एक बार हेडिंग याद होगी, अंदर की डिटेल आप समझेंगे आगे। टर्मिनोलॉजी में डायरेक्ट टर्म पूछेगा तो टर्मिनोलॉजी के रटना नहीं है, टर्मिनोलॉजी आपको, है ना, ये सभी टर्म एक एक करके हम डिफाइन करेंगे आगे, तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वेव्स आपको पता चलेगी कौन कौन सी वेव्स हम पढ़ेंगे, पी वेव, एस वेव, लव वेव, रिले वेव, मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट, इंटेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भाई फर्स्ट टॉपिक से। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं भूकंप। हाँ जी बेटा, पीडीएफ मिलेगा, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। ठीक है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, पीडीएफ से देख देख के आप आराम से नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ समझने पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले भूकंप क्या होता है, किसे कहते हैं भूकंप, बता सकते हैं आप लोग? बताइए भाई, भूकंप किसे कहते हैं? किस किस को पता है भूकंप के बारे में? लगभग 4-5 पॉइंट बताएंगे हम आपको, चारों पांचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चारों पांचों पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजों को, है ना। सबसे पहले बात करेंगे भूकंप होता क्या है। तो भूकंप कैसे आता है भाई? जो भूमि है आपकी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भूपटल में जब आकस्मिक रूप से अचानक से, भूकंप अचानक से ही तो आता है और कम समय के लिए आता है, अचानक से आता है बच्चों और कम समय के लिए आता है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे आप? जो भूकंप आता है आपका आकस्मिक रूप से, आकस्मिक का मतलब हो गया सडनली, अचानक से। और कैसे उत्पन्न होता है बच्चों? अल्पकालिक, यानी थोड़े समय के लिए। पृथ्वी के भूपटल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न अल्पकालिक गति को भूकंप कहते हैं। अल्पकालिक गति मतलब बहुत कम समय के लिए जो गति हो रही है। ठीक है, याद रहेगा सभी को? क्या क्या बताया बच्चों? बिल्कुल अपनी भाषा में ही बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होगी, फिर आगे जो पॉइंट है सभी बहुत आसान लैंग्वेज में रहेंगे। सबसे पहले परिभाषा क्या रहेगी? पृथ्वी के भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में आकस्मिक रूप से उत्पन्न अल्पकालिक गति को भूकंप कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बघेल जी जो आप बोल रहे हैं वो चीज भी आगे आएगी, है ना, आगे आएगी वो चीजें। अर्थ के अंदर क्या कह रहे हैं? भूजल हो तो कंपन उत्पन्न होता है, उसे भूकंप कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर वही तो बोला जा रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न अल्पकालिक गति को भूकंप कहते हैं। क्लियर? सभी को याद हो जाएगा भाई ये? बोलिए, 2-3 बार डेफिनेशन रिपीट करनी है, चीजों को साथ साथ याद करते चलना है। ठीक है, बिल्कुल। इंग्लिश में भी क्यों परेशान होते हो यार? इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते। बता तो रहे हैं, सब कुछ है। क्या बताया आपको बेटा? पृथ्वी के भूपटल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न अल्पकालिक गति को भूकंप कहते हैं। इंग्लिश में क्या कह देंगे इसको?
ए शॉर्ट टर्म ट्रांजिएंट मूवमेंट, या फिर इसको भाई आप इसको ऑस्किलेशन भी कह सकते हैं, मूवमेंट कह दो या ऑस्किलेशन, ऑस्किलेशन मतलब दोलन है ना, गति कह दो या दोलन कह दो, दैट अकर्स सडनली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक समझ गए भाई क्या होगा, सभी को डेफिनेशन क्लियर हो रही है इसकी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म मूवमेंट होगा, शॉर्ट टर्म मूवमेंट, ठीक है, अल्पकालिक कह दो आप इसको या फिर शॉर्ट टर्म कह दो। यहाँ पर हो सके तो एक ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज कर लीजिएगा इस तरह से, ये शॉर्ट टर्म यूज कर लो या इसको आप ट्रांजिएंट यूज कर लो, ट्रांजिएंट मूवमेंट, ठीक है, या शॉर्ट टर्म मूवमेंट। क्लियर है सभी को बच्चों, तो ए शॉर्ट टर्म मूवमेंट क्या बोलेंगे, ए शॉर्ट टर्म मूवमेंट या ऑस्किलेशन दैट अकर्स सडनली, जो कि अचानक से होता है बच्चों, और कहां पर होता है ये, इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में होता है, तो इसको हम कहते हैं भूकंप, इसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, इतना तो आप याद कर लेंगे कि अर्थ के क्रस्ट में जो अचानक से, अर्थ के क्रस्ट में जो अचानक से कम समय के लिए दोलन उत्पन्न होता है ना, उसे भूकंप कहते हैं। भाई अर्थ के क्रस्ट में अचानक से आता है भूकंप और कम समय के लिए आता है ना, तो क्या बोल देंगे यहाँ पर हम, पृथ्वी के पटल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न अल्पकालिक गति को भूकंप कहते हैं। अर्थ के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न कम समय की जो गति या दोलन है उसे भूकंप कहते हैं। मुझे लगता है ये पहला पॉइंट सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट भाई इसमें सुनिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट सुनेंगे, यह गति जमीन के अंदर सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में फैलती है। डायग्राम भी दिखाएंगे और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी इसके लिए, ठीक है। क्या बोल देंगे, ये जो गति उत्पन्न हो रही है ना, यहाँ पर जो दोलन उत्पन्न हो रहे हैं अर्थ के क्रस्ट में, जो अचानक से कम समय के लिए दोलन उत्पन्न हो रहे थे, ये उत्पन्न तो बच्चों ये सीमित क्षेत्र से होते हैं, लेकिन फिर ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, तरंगों के रूप में उत्पन्न होते हैं ना, तो ये उत्पन्न तो सीमित क्षेत्र से होते हैं, जमीन के नीचे फोकस बिंदु से उत्पन्न हो रहे हैं, वहां से फिर चारों दिशाओं में फैल जाएंगे तरंगों के रूप में। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्या लिखेंगे इसमें आप, इसमें लिखेंगे ये जो गति है भाई, ये गति जमीन के अंदर सीमित क्षेत्र से, जमीन के अंदर सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर और चारों दिशाओं में फैलती है, ठीक है। जमीन के अंदर सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होगी ये गति और किधर फैलेगी, चारों दिशाओं में फैलेगी। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप सबको समझ में आ रहा होगा, दिस मोशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए लिमिटेड एरिया, ये जो मोशन है, ये जो ऑस्किलेशन है, ये एक लिमिटेड एरिया से ऑरिजिनेट होता है, एंड इनसाइड द ग्राउंड मतलब जमीन के नीचे है ना, जमीन के अंदर, एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, और ये स्प्रेड हो जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, सभी दिशाओं में ये गति फैल जाती है, ठीक है। 2 पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। आगे बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ये जो गति होती है भाई, ये गति जमीन में किसकी वजह से हो रही है, जमीन में संचित विकृति ऊर्जा के कारण, है ना, स्ट्रेन एनर्जी के कारण। ये गति बेटा किसकी वजह से हो रही है, ये जो मतलब भूकंप उत्पन्न हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो जो जमीन के अंदर जो संचित मतलब स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर रहती है ना, उसके कारण उत्पन्न होती है। ये गति किसके कारण उत्पन्न हो रही है, तो आप बोलेंगे ये गति जो उत्पन्न हो रही है सर, ये जो गति उत्पन्न हो रही है ये किसके कारण हो रही है, विकृति ऊर्जा के कारण, ठीक है, विकृति ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी के कारण। क्लियर, बहुत बढ़िया ओम यादव। पृथ्वी के भूपटल अचानक से कुछ समय के लिए आने वाली, पृथ्वी के भूपटल में बोलेंगे, पृथ्वी के भूपटल में अचानक से कुछ समय के लिए आने वाली जो गति है उसे भूकंप कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये जो भूकंप आ रही है जो गति है, ये जमीन के अंदर सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर के और चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसके अलावा इस गति का कारण क्या है, तो जमीन के अंदर जो संचित विकृति ऊर्जा है उसके कारण ये गति उत्पन्न होती है। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे यहाँ तक? भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ना। इंग्लिश में भी दिस मोशन अराइज ड्यू टू द स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी इन द ग्राउंड। भाई ग्राउंड में जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर है ना ग्राउंड में, उसके कारण ये मोशन उत्पन्न हो रहा है, ये गति उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक मुझे लगता है चीजें क्लियर हो गई होंगी सभी बच्चों को। 3 पॉइंट के लिए बड़े सिस्टेमिक वे में चलना है। पहले डिफाइन करना है कि जो भूमि पृथ्वी का पटल है, उस पृथ्वी के पटल में आकस्मिक रूप से यानी अचानक से कम समय के लिए जो गति उत्पन्न हो रही है उसे भूकंप कह देंगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर कह देंगे कि ये जो गति है ये जमीन के अंदर एक सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह देंगे ये गति जमीन के अंदर जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी है, जो संचित विकृति ऊर्जा है, उसके कारण उत्पन्न हो रही है। क्लियर हुआ सभी को? तीनों पॉइंट याद हो गए। चलिए 2 पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट याद रखेंगे, ये जो ऊर्जा होती है ना, इस विकृति ऊर्जा जिसकी वजह से ये भूकंप उत्पन्न हो रहा था, ये भाई ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। किसके रूप में बच्चों? तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। तो यहाँ पर एक कॉमा यूज कर लीजिएगा, यहाँ पर एक कॉमा यूज कर लीजिएगा कि ये जो ऊर्जा है ना आपकी विकृति ऊर्जा जिसकी वजह से गति उत्पन्न हो रही थी, ये ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में चारों ओर फैलेगी, वेव्स के रूप में चारों ओर फैलती है। ठीक है। किसके रूप में बच्चों? तब भूकंप जब भी आता है वेव्स की फॉर्म में तो आता है। दिस एनर्जी स्प्रेड्स अराउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे इसकी वजह से क्या क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी क्या है बेटा? सॉम में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी को बहुत अच्छे से। प्रीति नहीं पढ़ा आपने स्ट्रेन एनर्जी? बेटा सॉम नहीं पढ़ा क्या आपने? लगता है नए बच्चे हैं ये, जीटेक वाली पर नहीं थे, वरना अगर होते तो स्ट्रेन एनर्जी तो आपको बहुत आराम से पता रहता, पूरा एक चैप्टर था। आई थिंक मैकेनिकल में मॉस में स्ट्रेन एनर्जी पूरा चैप्टर था, सिविल में टॉपिक था एक, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया था, दोनों कॉमन पार्ट था ना, इसलिए स्ट्रेन एनर्जी। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देखो ओम यादव को पता है। चलिए स्ट्रेन एनर्जी का मतलब जानते हैं क्या है? यस क्या कहना सर? स्ट्रेन था, स्ट्रेन नहीं बेटा, स्ट्रेन है। विकृति का मतलब स्ट्रेन होता है, या डिफॉर्मेबल, आप डिफॉर्मेबल भी कह सकते हैं, है ना, डिफॉर्मेबल भी कह सकते हैं। स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन है, STRAIN, स्ट्रेन। चलिए ठीक है।
अब यहाँ क्या बता रहे थे बच्चों आपको, हम यहाँ बता रहे थे ये जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी है, ये तरंगों के रूप में, किसके रूप में बच्चों, ये तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। ठीक है, यस। अब इसके बाद एक पॉइंट और बता देना है कि इमारतों की टूट फूट और इमारतों के ध्वस्त होने का जो कारण है वो क्या है। भाई भूकंप की वजह से तो इमारतों में टूट फूट हो रही है और इमारतें जो है पूरी तरह ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन किस कारण से हो रही हैं? क्या भूकंप आने पर सभी इमारतें गिर जाती हैं? क्या सभी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं? नहीं, केवल वही इमारतें भूकंप आने पर ध्वस्त होती हैं जिनको केवल भाई वर्टिकल फोर्सेस के लिए डिजाइन किया जाता है, जिन्हें केवल ऊर्ध्वाधर बलों के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि भूकंप के समय इन पर क्षैतिज बल भी काम करने लगते हैं। तो ऐसी संरचनाओं में कभी भी टूट फूट नहीं होगी, कभी भी ध्वस्त नहीं होंगी, जिनको वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए भी डिजाइन किया जाता है। तो इमारतों में टूट फूट और इमारतों के ध्वस्त होने का जो कारण है बच्चों, वो कारण है भवनों को केवल ऊर्ध्वाधर बलों के लिए अभिकल्पित करना है ना, जबकि भूकंप के समय इन पर क्षैतिज बल भी काम करने लगते हैं। इसीलिए जो भी आपकी आरसीसी वाली कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स होती है ना, उनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्सेस के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेफ रहती हैं आपकी भूकंप आने पर भी। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, इमारतों की जो टूट फूट और इमारतों के ध्वस्त होने का कारण है, वो कारण क्या है? भवनों को केवल ऊर्ध्वाधर बलों के लिए डिजाइन करना, जबकि भूकंप आने पर क्षैतिज बल भी इन पर काम करने लगते हैं। इसीलिए हमें बिल्डिंग को वर्टिकल फोर्सेस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए भी डिजाइन करना चाहिए, ताकि हमारी बिल्डिंग भूकंप आने पर ध्वस्त ना हो पाए। ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई भाई? क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट आपको भूकंप के बारे में याद रखने होंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। भूकंप जब भी आपसे पूछा जाएगा, इन 5 पॉइंट को लिख के आएंगे। पहले डेफिनेशन वाला पॉइंट, डेफिनेशन वाले पॉइंट में आपने क्या कहा कि भूमि के पटल में आकस्मिक रूप से अल्पकालिक गति या दोलन को भूकंप कहते हैं, है ना। अपनी भाषा में बात करें तो भूमि का पटल हो गया, भूमि के नीचे आप देख रहे हैं ना, भूमि के नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या भाई, वहां पर आकस्मिक रूप से, अचानक से और अल्पकाल के लिए कुछ गति उत्पन्न हो जाती है, तरंगें आती है भाई, तो उन्हीं को भूकंप कह देते हैं। ठीक है, धन्य हो अनुज सिंह जी। ये किसने पढ़ा दिया आपको बेटा? द रेशियो बिटवीन इनिशियल लेंथ एंड फाइनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। बाप रे, कहाँ पढ़े थे बेटा आप ये? बहुत बढ़िया स्ट्रेन एनर्जी बता रहे हैं यार आप तो। अच्छा, एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना। तो वर्क डन तो मेंशन करना चाहिए था आपको डेफिनेशन में कम से कम। और ये क्या लिख रहे हैं? रेशियो होता है क्या स्ट्रेन एनर्जी? इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ का। अनुज सिंह, किसने पढ़ाया था आपको? ये गलत पढ़ाया बेटा, या आपने कहीं से गलत पढ़ लिया है। स्ट्रेन एनर्जी ये क्या होता है? प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई का अनुपात। मैं केवल स्ट्रेन नहीं पूछ रहा आपसे, वैसे भी स्ट्रेन भी होता है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, वो भी इनिशियल और फाइनल नहीं होता है। मतलब फाइनल ईयर के बच्चे हैं ये। एक बार सोम का लेक्चर सर्च कर लेना यूट्यूब पर, स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर को सर्च करना, पढ़ना बढ़िया तरीके से। सिविल वाले बच्चे हैं, इन्हें अभी तक यही नहीं पता स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। इतना ही कह देते हैं मुझसे कि वर्क डन बाय अप्लाइड ग्रेजुअल लोड अप टू इलास्टिक पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। भाई कोई भी या तो धीरे धीरे लोड लगाओ या आप अचानक से सडन लोड लगा दो, किसी भी ग्रेजुअली लोड के द्वारा इलास्टिक पॉइंट तक जो कार्य किया जाता है ना किसी पदार्थ पर, वो स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है उसमें। एक वर्क डन होता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक। ये कोई बात नहीं। तो ये इनिशियल और फाइनल लेंथ याद मत करिए, रटने वाली चीजें बेटा छोड़ दीजिए, समझ के पढ़ा करें ना। विकृति का मतलब आपको बताया था कि विकृति मतलब किसी पदार्थ को आप खींच रहे हैं, उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो गई, तो लंबाई में जितनी वृद्धि हो रही है, या अगर दबा रहे हैं तो लंबाई में कमी हो रही है, उसको ऊपर ले लेंगे और नीचे उसकी वास्तविक लंबाई लेते हैं, वो विकृति होती है। अगर आप केवल विकृति भी डिफाइन करें तो सही से करिए कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये विकृति है। विकृति ऊर्जा की अगर हम बात करें तो कोई भी जो पदार्थ होता है ना भाई, जब हम उस पर कोई भी लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उस लोड के द्वारा इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक जितना कार्य उस पर किया जा रहा है वो आपका स्ट्रेन एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, लेकिन चीजों को सीखो। ठीक है, चलिए अब टेक्निकल वाले बच्चे हैं, गलत गलत मत पढ़ा करिए, इसलिए बार बार टोक रहे हैं ताकि आप इस चीज को लॉन्ग टर्म याद ना रखें, गलत चीजों को। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे या फ्यूचर में और भी जगह जाएंगे इंटरव्यू देने, कहीं भी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। तो ये 5 पॉइंट मुझे लगता है सब बच्चों को याद हो गए होंगे भैया। क्लियर है सभी को? पहले पॉइंट पे डेफिनेशन बता दिया आपने, दूसरे पॉइंट पे बता दिया ये जो गति होती है जमीन के सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में फैलती है। तीसरा पॉइंट बता दिया ये गति जो है जमीन में संचित विकृति ऊर्जा के कारण होती है। चौथा पॉइंट बता दिया ये जो ऊर्जा है तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। ठीक है, और 5वां पॉइंट बता दिया कि इमारतों में टूट फूट और उनके ध्वस्त होने का जो कारण है, वो कारण क्या है? केवल इन इमारतों को ऊर्ध्वाधर बलों के लिए अभिकल्पित करना, डिजाइन करना, जबकि भूकंप के समय इस पर क्षैतिज बल भी काम करने लगते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये डायग्राम दोबारा देखिए। ये जो आपका डायग्राम है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मान लो ये हमने पॉइंट जो दिखा रखा है, एक पॉइंट ये फोकस पॉइंट है, जमीन के नीचे की हम बात कर रहे हैं, जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं, तो एक सीमित क्षेत्र से उत्पन्न हो रहा है ना, और चारों दिशाओं में तरंगों के रूप में फैल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, जिसकी वजह से उधर पेड़ टूट के गिर गए, है ना, ये संरचनाओं में क्रैक्स उत्पन्न हो गए, है ना। तो ये सब हो रहा है। क्या भूकंप के लिए छोटा सा डायग्राम दिखा दिया ताकि इन पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाए। तो ये आपको बताया भाई हमने, है ना। जो ये ऊर्जा होती है यहाँ पर, ये ऊर्जा क्या हो रही है भाई, तरंगों के रूप में चारों तरफ फैल रही है, वेव्स के रूप में चारों तरफ फैल रही है ये ऊर्जा। सभी को समझ आ रहा है? और ये एक सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में फैल रही है। ये पॉइंट भी सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये चीज सभी बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर हो पा रही होगी। तो आपका भूकंप टॉपिक कंप्लीट होता है भाई, भूकंप टॉपिक आपका खत्म होता है। भूकंप टॉपिक में इतना ही था। मुझे लगता है एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, है ना। एक टॉपिक मैंने समझा दिया आपको, ये टॉपिक सब बच्चों को याद हो गया होगा।
ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है दोस्त? अभी आपने पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा, सिर्फ सिलेबस समझा कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना था, और डेमो के फॉर्म में आपने एक टॉपिक समझ लिया भूकंप किसे कहते हैं। अभी भूकंप में बहुत कुछ आएगा, है ना, इसके कारण पढ़ेंगे, और जो मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था ना, उस टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के बाद तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है भूकंप, और पृथ्वी तक आ रहा है भूकंप तो वो दूरी क्या है ना, कब ज्यादा इफेक्टिव होगा, कब कम इफेक्टिव होगा, सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। तो आप अभी नोट्स में क्या क्या लिखेंगे बच्चों? अभी नोट्स में आपको क्या लिखना होगा? अपने में चैप्टर 1 का नाम लिखिएगा, और चैप्टर 1 के नाम को लिखने के बाद इसके टॉपिक्स, यहाँ से शुरू करेंगे नोट्स बनाना, यहाँ से ऊपर चैप्टर 1 का नाम, इसके बाद इसमें जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स के नाम लिखेंगे। टॉपिक्स के नाम लिखने के बाद फिर आपको पहले टॉपिक से शुरू करना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने बताया आपको भूकंप। भूकंप के बारे में 5 पॉइंट लिखेंगे और साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका भूकंप की डेफिनेशन से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट हो गया जो गति उत्पन्न हो रही है वो सीमित क्षेत्र से उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में फैलती है ना। ये गति जो है भाई किसकी वजह से फैल रही है? विकृति ऊर्जा की वजह से फैल रही है ना। इसके बाद ये जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में फैलती है। फिर जो इमारतें में टूट फूट हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम केवल वर्टिकल फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, जबकि भूकंप आते समय इन पर क्षैतिज बल भी काम करने लगता है। डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, ये वाला डायग्राम बनाना नहीं है आपको। WWE में ओल्ड लेक्चर से पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए तब तक। बाकी अभी सिर्फ पहला दिन हुआ है ना अभी आपका, ये इतना समय ही नहीं मिलेगा, जितना पढ़ाएंगे उतना ही कवर करते रहिएगा डेली बेस पे, नोट्स साथ में बनाते चलिएगा, इतना भी पर्याप्त रहेगा आप सबके लिए। यूबीटीआर यूके पॉलिटेक्निक का बता दो सर कौन कौन सा सब्जेक्ट है सर प्लीज। बिल्कुल बेटा, आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना करके उसमें आपका सिलेबस समझाएंगे, ठीक है, समझाएंगे आपका सिलेबस अलग से उसमें। ठीक है भाई, और आज के लेक्चर बच्चों इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखो एक डायग्राम ये भी देख सकते हैं इसमें, ये भी भूकंप का डायग्राम है। यहाँ फोकस बिंदु है जहाँ से उत्पन्न हो रहा था, ये चारों दिशा में